नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गांधी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों के बारे में। 17 फरवरी 1948 को नेहरू को भेजी गई अपनी चिट्ठी में पटेल लिखते हैं कि गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल नहीं थी। ये काम हिंदू महासभा के कट्टर धड़े का था, जो सीधे सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। उसी ने ये साजिश बनाई, मगर गांधी की हत्या का स्वागत किया संघ और महासभा ने। ये लोग गांधी की विचारधारा, उसकी सोच के सख्त खिलाफ हैं, मगर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि संघ या हिंदू महासभा के किसी और सदस्य पर इस अपराध का इल्जाम लगाना मुमकिन है। आरएसएस के अपने पाप और अपराध हैं जिसका उसे जवाब देना होगा। यह पटेल लिखते हैं नेहरू को। उसके बाद पटेल 18 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों ही संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है, खास तौर पर आरएसएस के किए का। देश में इस तरह का माहौल बनाया गया कि इस तरह की भयानक घटना मुमकिन हो पाई, मतलब गांधी जी की हत्या। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टर धड़ा गांधी की हत्या में शामिल था और आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हो गया है। तो ये लिखते हैं पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। इससे आगे बढ़ के 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल एक और पत्र लिखते हैं गोवलकर के नाम, जो उस समय के सरसंघ चालक थे और आरएसएस के मुखिया थे। पटेल लिखते हैं कि संघ के सारे भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे थे। जहर फैलाना और हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए अति उत्साहित करना जरूरी नहीं था। इसी जहर का नतीजा था कि देश को गांधी जी के अनमोल जीवन के बलिदान का दर्द झेलना पड़ा। अब ना ही भारत सरकार और ना ही देश के लोगों की एक इंच सहानुभूति भी संघ के साथ है, बल्कि संघ के प्रति विरोध बढ़ गया है। विरोध तब और बढ़ गया जब गांधी जी की हत्या के बाद संघ के लोगों ने खुशियां जताई, मिठाइयां बांटी। ऐसी स्थिति में संघ पर कार्रवाई करना भारत सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है, और ये कहते हुए सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। गांधी जी की हत्या के मुख्य अभियुक्त गॉडसे ने दावा किया था कि गांधी जी की हत्या से पहले उसने आरएसएस को छोड़ दिया था, और यही दावा आरएसएस ने भी किया था। लेकिन इस दावे को सत्यापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने उस समय में पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें बताया था कि आरएसएस अपनी कार्रवाइयों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता और ना ही इसमें सदस्यता का ही कोई रजिस्टर रखा जाता है। तो इस चीज़ की निशानदेही करना कि गॉडसे आरएसएस का सदस्य था या नहीं था, लगभग नामुमकिन सा है। इसी कड़ी में जब नाथूराम गॉडसे के साथ में गांधी हत्याकांड में उनके भाई गोपाल गॉडसे भी शामिल थे और सह षड्यंत्रकारी के तौर पे उनको गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल की भी सजा हुई थी। तो जब वो जेल से छूटे, उसके 30 वर्षों बाद में उन्होंने एक पत्रिका को, जिसका नाम है फ्रंट लाइन, उसको एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के दौरान वो कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ा था और इस संबंध में उसने अदालत के सामने सिर्फ झूठ बोला था। और वो ये भी कहते हैं कि हम सभी भाई आरएसएस में थे, नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं और गोविंद। आप ये कह सकते हैं कि हमारी परवरिश घर पे ना होके आरएसएस में हुई थी। ये हमारे लिए परिवार की तरह था। नाथूराम ने अपने बयान में कहा था कि उसने आरएसएस को छोड़ दिया, लेकिन उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोवलकर और आरएसएस बड़े संकट में थे। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने आरएसएस को कभी नहीं छोड़ा था। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था नाथूराम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी की मृत्यु की, शहीद किया उन्हें, उसके पीछे आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर खड़े थे। और ये जो पूरी षड्यंत्र था वो आरएसएस, हिंदू महासभा और सावरकर का मिला जुला था। गॉडसे के हाथ में बंदूक थी, इसलिए हम सबको गॉडसे दिखता है, लेकिन गॉडसे के हाथ में बंदूक थमाने वाले जो लोग थे वो थे सावरकर, आरएसएस और हिंदू महासभा। और इन्हीं की प्रेरणा के कारण, इन्हीं के उकसावे के कारण गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। कल से हम बात करेंगे महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के बारे में, जिसको आरएसएस और हिंदू महासभा आज पूजती है, मूर्तियां लगाती है। धन्यवाद। जय हिंद।